गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। नवजोत सिंह सिद्धू ने पटियाला कोर्ट में कर दिया सरेंडर, 1 साल जेल में रहना होगा। जी हां दोस्तों, नवजोत सिंह सिद्धू ने शुक्रवार को पंजाब के पटियाला कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को रोड रेज मामले में 1 साल की सजा सुनाई थी। यह मामला 34 साल पुराना है। सिद्धू के मीडिया सलाहकार सुरेंद्र दल्ला ने बताया कि नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के सामने सरेंडर कर दिया। उनकी मेडिकल जांच और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है। नवजोत सिंह सिद्धू का 27 दिसंबर 1988 को पटियाला में गाड़ी पार्किंग को लेकर 65 साल के बुजुर्ग गुरनाम सिंह से झगड़ा हुआ था। सिद्धू ने उन्हें मुक्का मारा था। बाद में गुरनाम सिंह की मौत हो गई। इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1 साल कारावास की सजा सुनाई है। दोस्तों, इससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आत्मसमर्पण के लिए कुछ हफ्तों का समय मांगा था। सिद्धू ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला दिया था। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रधान न्यायाधीश एन.वी. रमन से याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की थी, लेकिन प्रधान न्यायाधीश ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पान मसाला एड है हानिकारक, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, रणवीर सिंह और अजय देवगन के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। स्टारडम का गलत उपयोग करने का है आरोप। जी हां दोस्तों, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अजय देवगन और रणवीर सिंह मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इन सारे एक्टर्स को पान मसाला और गुटखा को प्रमोट करना भारी पड़ गया है। बिहार के मुजफ्फर बेस्ड एक सोशल एक्टिविस्ट ने इन सभी स्टार्स के ऊपर मामला दर्ज करवाया है। सोशल एक्टिविस्ट तमन्ना हाशमी ने रणवीर सिंह, अजय देवगन, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के खिलाफ सेक्शन 467, 468, 439 और 120 बी के तहत केस दर्ज करवाया है। वहीं दोस्तों, चार्जशीट में इन चारों स्टार्स पर पैसों के लालच में अपने स्टारडम का गलत उपयोग करने का भी आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक केस की सुनवाई 27 मई को होगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। श्रीलंका संकट, तेल, गैस और खाद्य पदार्थों की भारी कमी, भूख से बेहाल लोग बोले मौत ही एक विकल्प बचा है। जी हां दोस्तों, श्रीलंका में आर्थिक और खाद्यान्न संकट के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आलम यह है कि लोगों को एलपीजी गैस और जरूरी खाद्य पदार्थ नहीं मिल पा रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि देश बुरे हालात से गुजर रहा है और सरकार खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए अगले प्लांटिंग सेशन के लिए पर्याप्त फर्टिलाइजर खरीदेगी। दरअसल दोस्तों, पिछले साल अप्रैल में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने केमिकल और फर्टिलाइजर उत्पादों के आयात पर रोक लगा दी थी, जिसके अभाव में खेतों में फसलें खराब हो गई और अनाज का संकट पैदा हो गया। सरकार को खाने पीने की वस्तु अन्य देशों से मंगवानी पड़ी और इसके चलते महंगाई बढ़ गई। प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने ट्वीट करते हुए बताया कि मई और अगस्त के सीजन के लिए उर्वरक प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन सितंबर और मार्च के सीजन के लिए फर्टिलाइजर का इंतजाम करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। विक्रमसिंघे ने लोगों से अपील की है कि वे हालात की गंभीरता को समझें और उसे स्वीकार करें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मंकी पॉक्स वायरस पर डब्ल्यूएचओ ने बुलाई आपातकालीन बैठक, वायरस के प्रसार और रोकथाम के कारणों पर होगी चर्चा। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के बाद दुनिया के कुछ देशों में मंकी पॉक्स वायरस के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आपातकालीन बैठक का आयोजन किया है। रूसी मीडिया ने यह जानकारी दी। मीटिंग का मुख्य एजेंडा इस वायरस के ट्रांसमिशन के कारणों और माध्यमों पर चर्चा करना है। दोस्तों, न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार समलैंगिक लोगों के बीच इस वायरस के प्रसार होने का खतरा अधिक है। रूस की स्पुतनिक न्यूज एजेंसी ने शुक्रवार को यह बताया। मई महीने की शुरुआत में ब्रिटेन, स्पेन, बेल्जियम, इटली, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत कई देशों में मंकी पॉक्स वायरस के मामले मिले। दोस्तों, यूके हेल्थ एजेंसी ने 7 मई को इंग्लैंड में मंकी पॉक्स वायरस के पहले मामले की पुष्टि की थी। संक्रमित मरीज नाइजीरिया से लौटा था। वहीं 18 मई को अमेरिका में भी एक व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित मिला था, जो कनाडा से यात्रा करके लौटा था। वैज्ञानिकों के अनुसार मंकी पॉक्स चेचक के वायरस की फैमिली से ही जुड़ा है। हालांकि यह बहुत ज्यादा गंभीर नहीं है और विशेषज्ञों का कहना है कि संक्रमण की संभावना कम रहती है। इसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, सूजन, पीठ दर्द, मांसपेशियों में दर्द और सामान्य रूप से सुस्ती शामिल है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कोविड वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने पर केंद्र सरकार का जोर, राज्यों से मिशन मोड पर काम करने को कहा। जी हां दोस्तों, देश में धीमी गति से चल रहे कोविड-19 टीकाकरण को तेज करने के मकसद से केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक गहन मिशन मोड की तत्काल आवश्यकता पर जोर देते हुए सभी राज्यों को जून से 2 महीने तक चलने वाले हर घर दस्तक अभियान 2.0 की योजना बनाने की सलाह दी है। मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी पात्र लाभार्थियों को पूर्ण टीकाकरण कवरेज की दिशा में तेजी
लाने का आग्रह किया है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की एक बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दृढ़ता से सलाह दी कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी कीमत पर कोविड के टीकों की बर्बादी न हो। बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बताया गया कि यह सक्रिय निगरानी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, हैदराबाद एनकाउंटर को सुप्रीम कोर्ट जांच कमिश्नर ने बताया फेक। दिशा दुष्कर्म केस में पुलिस ने किया था आरोपियों का एनकाउंटर, अब हो सकती है कार्यवाही। जी हां दोस्तों, तेलंगाना के हैदराबाद में हुई दिशा दुष्कर्म एंड मर्डर केस में आरोपियों के एनकाउंटर को सुप्रीम कोर्ट के कमिश्नर ने फर्जी बता दिया है। साथ ही मामले में शामिल पुलिसकर्मियों पर मुकदमे की सिफारिश की है। जांच करने वाले सिरपुरकर कमीशन ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दिशा दुष्कर्म केस में कथित चारों आरोपियों का फेक एनकाउंटर किया गया था। रेप की वारदात के बाद आरोपियों के एनकाउंटर पर सवाल उठे थे। इसके बाद कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज जस्टिस वीएस सिरपुरकर की अध्यक्षता में पैनल बनाकर जांच करने का आदेश दिया था। इसके अलावा बॉम्बे हाई कोर्ट की रिटायर्ड जज जस्टिस रेखा बालदोआ और सीबीआई के पूर्व निदेशक कार्तिकेयन भी इस कमीशन में शामिल थे। इस एनकाउंटर पर पुलिस ने दावा किया था कि सीन रिक्रिएट करने के लिए वह आरोपियों को लेकर मौके पर पहुंची थी। इसी बीच आरोपी उनके हथियार छीनकर भागने की कोशिश करने लगे, जिसके कारण बचाव में यह एनकाउंटर हुआ। इस घटना ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के गुस्से को भड़का दिया, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केरला वेदर अपडेट। आईएमडी ने केरल के 9 जिलों के लिए जारी किया येलो अलर्ट, भारी बारिश की संभावना। जी हां दोस्तों, देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रखी है, जबकि दूसरी तरफ असम और केरल जैसे कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो प्रचंड बारिश की मार झेल रहे हैं। दोस्तों लगभग पूरा असम जहां बाढ़ की चपेट में है, वहीं अब केरल को लेकर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। दक्षिणी राज्य केरल में लगातार बारिश के चलते भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को यहां के 9 जिलों में एक दिन के लिए मूसलाधार बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया था। दोस्तों मौसम विभाग की ओर से तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, पथनमथिट्टा, अलपुंजा, अल्लापुरम समेत 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। दोस्तों येलो अलर्ट का मतलब है यहां 6 से 11 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होगी। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार अगले 48 घंटे तक एक या दो स्थानों पर भारी वर्षा और बिजली तूफान की संभावना है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, केरल में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे दक्षिणी राज्यों के कुछ स्थानों पर सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ज्ञानव्यापी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। वाराणसी जिला जज 8 हफ्तों में सुनवाई पूरी करे, नमाज जारी रहेगी, शिवलिंग के दावे वाली जगह सुरक्षित रखे। जी हां दोस्तों, ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को तीसरी बार बैठी। 3 जजों की बेंच ने केस वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया, यानी कि अब मामले की सुनवाई बनारस के जिला जज करेंगे। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच ने 51 मिनट चली सुनवाई में साफ शब्दों में कहा कि मामला हमारे पास जरूर है, लेकिन पहले इसे वाराणसी की जिला कोर्ट में सुनाया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि जिला जज 8 हफ्ते में अपनी सुनवाई पूरी करेंगे, तब तक 17 मई की सुनवाई के दौरान दिए गए निर्देश जारी रहेंगे। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 3 बड़ी बातें कही थी। पहली, शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित किया जाए। दूसरा, मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से न रोका जाए। और तीसरा, सिर्फ 20 लोगों के नमाज पढ़ने वाला ऑर्डर अब लागू नहीं है, यानी कि ये तीनों निर्देश अगले 8 हफ्तों तक लागू रहेंगे। इसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। कोर्ट ने इतना कहने के बाद मामले में आगे की सुनवाई वाराणसी जिला कोर्ट के हवाले कर दी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, चीन को लगा एक और झटका। हुआवे के 5G नेटवर्क को कनाडा ने कर दिया बैन, नेशनल सिक्योरिटी का दिया हवाला। जी हां दोस्तों, चीन की टेलीकॉम दिग्गज कंपनी हुआवे को कनाडा सरकार ने तगड़ा झटका दे डाला। कनाडाई सरकार ने हुआवे 5G नेटवर्क पर बैन लगाने का ऐलान कर दिया। दोस्तों इस बैन में चीन की JTE कंपनी भी शामिल है। कनाडा ने बैन लगाने के पीछे नेशनल सिक्योरिटी का हवाला दिया है। इससे पहले अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी हुआवे पर बैन लगा चुके हैं। दोस्तों कनाडा के साइंस एंड इनोवेशन मिनिस्टर ऑफ फ्रांसवा फिलिप शैम्पेन ने कहा कि हमने देश के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए यह फैसला लिया है। इसके तहत देश के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआवे और ZTE के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को शामिल करने पर रोक लगाना शामिल है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, स्वीडन सहित ब्रिटेन, कनाडा और ब्राजील बीते साल हुआवे को कॉन्ट्रैक्ट देने से इनकार कर चुके हैं। अमेरिका ही नहीं, यूरोप के कई देशों से भी चीन के रिश्ते महामारी के दौरान तनावपूर्ण हो चुके हैं। अब यह देश धीरे धीरे चीन के खिलाफ कदम भी उठाने लगे हैं। यूरोप के बाकी देश भी इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुझे एनकाउंटर की धमकी दी गई। दोस्तों सीतापुर जेल से रामपुर पहुंचे आजम खान ने लगाया आरोप। जी हां दोस्तों, सपा नेता आजम खान सीतापुर की जेल से बाहर आने के बाद पहली बार मीडिया से रामपुर में मुखातिब हुए तो उनका अंदाज वही था जिसके लिए वो जाने जाते हैं। उन्होंने पुराने अंदाज में कहा कि मुझे इतना कोरोना हुआ, मैं तब भी नहीं मरा, मेरे चाहने वालों ने कोशिश की, बहुत कोशिश की, तब भी मैं जिंदा हूं। आजम खान ने आगे कहा कि मुझे एनकाउंटर की धमकी दी गई है, मैंने हमेशा अपने ईमान को साबित करने की कोशिश की है, मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला है। आजम खान ने आगे शायराना अंदाज में कहा कि मेरी तबाहियों में मेरा अपना हाथ है, मेरे अपने लोगों का बड़ा योगदान है। इससे पहले उन्होंने ज्ञानव्यापी विवाद पर कहा कि यह मुद्दा बाबरी मस्जिद से थोड़ा अलग है क्योंकि इस पर सुनवाई 2-3 हफ्तों में हुई है और बाबरी मस्जिद का मामला सालों तक चला। आजम खान ने कहा कि इस पर अभी कुछ भी कहना इस वक्त गलत होगा और मुल्क के माहौल को खराब करने का काम करेगा। वहीं जब उनसे पूछा गया कि उनका नाम विपक्ष के नेता के तौर पर क्यों नहीं है तो आजम खान ने कहा क्योंकि मैं उनसे भी बड़ा नेता हूं। आजम खान ने कहा कि वो उपचुनाव लड़ेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,